हेलो दोस्तों, आज हम 11वीं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसको एकदम बढ़िया मज़े से पढ़ने जा रहे हैं। तो यार आप कर दीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब। उतने में मैं अब स्टार्ट करता हूँ आप चैप्टर। तो देखो, सबसे पहला है अपना टॉपिक कि सेल होती क्या है। तो आप देखो, साथ में एनसीईआरटी लेकर ज़रूर बैठे, जिससे आपका ये भी क्लेरिफाई हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई कोई बात मान लो कि रेजुलेशन के हिसाब से कोई क्लियर नहीं आए, तो आप देखो एनसीईआरटी लेके बैठो, मैं सारी लाइनें पढ़ूंगा। तो देखो, इसके अंदर पहली चीज़ बता रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो देखो, मैं इसका सिंपल सा एक ही लाइन बताता हूँ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उन देखो किस किस में कैपेबल होते हैं। पहला है अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, भाई एग्जिस्ट करते भाई इंडिपेंडेंटली, कोई दिक्कत नहीं है अगले को। और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन, भाई अपना सारा खाना रहना जो भी है ना, वो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ कर लेते हैं अपना। खाना रहना जितना में यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। और अब देखो नेक्स्ट लाइन देखो, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। और कुछ भी अगर सेल की स्ट्रक्चर में कोई कमी होती है ना, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग को नहीं दर्शाता। यानी कि सेल की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्रता से नहीं रह रहा, कोई अधीन रह रहा है। और देखो, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए एक देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यार देखो, नीट में तो इतना क्वेश्चन नहीं आएगा ये, लेकिन देखो सिंपल है, देखो ना कि सेल है वो स्ट्रक्चर और फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। देखो, अगर इसके अंदर देखो सिंपल सा, देखो आपको एक ही लाइन में आंसर लिख देना है, क्योंकि अगर सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक भी कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी भी कमी आई ना, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। ठीक है। तो यार अगली लाइन पे आते हैं यार, एंटोन वॉन ल्यूइंग हुक। देखो यार, ये नीट में आने के लायक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एंटोन वॉन ल्यूइंग हुक, एवी ल्यूइंग हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया है एक लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो यार देखो, सबसे प्यारा सा कैसे बता रहा हूँ, इसके अंदर तो आधी डिटेल दी हुई है, जो कि आगे आ जाएगी डिटेल, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन देखो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। एंटोन वॉन लिविंग हुक, ये देखो एवी लिविंग हुक है ना, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, लिविंग सेल। लिविंग सेल डिस्कवर किया है इन्होंने। ठीक है। लिविंग, ये राइटिंग से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखो समझ लेना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किया है। और रॉबर्ट हुक देखो, एच, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, इन्होंने डिस्कवर किया है डेड सेल। तो देखो अभी क्लियर कर लो, एवी लिविंग हुक ने डिस्कवर किया है लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को, और हुक ने डिस्कवर किया है डेड सेल को। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब है ना, चैप्टर मेन स्टार्ट हो रहा है सेल थ्योरी से। तो इसके अंदर देखो दो साइंटिस्ट के नाम आ रहे, मैथियस लिडन और एक है स्वान। तो पहले मैथियस लिडन देख लीजिए। देखो एक यार यहाँ पे एक कंफ्यूज, देखो आप इंप्रेशन बढ़ाने के लिए इतना कर सकते हो कि मैथियस लिडन इज ए जर्मन बोटनिस्ट। तो जो मैथियस लिडन थे ना, ये क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट। ठीक है। इन्होंने क्या एग्जामिन किया, एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फ्रॉम फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो यार इन्होंने देखो क्या ऑब्जर्व किया, यार इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी की, तो उनको क्या ऑब्जर्व करके मिला कि एक जो प्लांट है, जो प्लांट के बारे में बोटनिस्ट, तो इन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि
ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बनी होती है, और जो सेल जो होती है वो आगे टिश्यू बनाते हैं। तो देखो यार, अपन को पता है सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू से बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से बनाती है ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। और उसी समय पर थियोडर स्वान, जो कि 1839 में, इन्होंने एक ही साल बाद की बात है, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने देखो डिफरेंट, उसने देखो भाई, स्लेटन जी ने क्या किया था, प्लांट पे डिस्कवरी की थी कि भाई जो भी है ना कंपोज्ड है, वो भाई साहब एक सेल से कंपोज है, और वो आगे आगे टिश्यू बनाता है। अभी देखो स्वान क्या बोल रहे हैं, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड द सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच इज टुडे कॉल्ड एज प्लाज्मा। मिले तो एनिमल सेल है, उसके एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उसके आउटर जो थिन पतली सी लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी सी बात बताइए। पर अब आगे देखिए, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells। और उन्होंने आगे ये भी कंक्लूड किया है, ये भी बताया है अपनी प्लांट टिश्यूज पे स्टडी करके, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, कि सेल वॉल की प्रेजेंस भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल्स का। देखो ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने फिर भी प्लांट के बारे में बताया। और आप कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर कि भाई मान लो कि ये कोई पूछ ले स्टेटमेंट, देखिए यार वाले क्वेश्चन में कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर इन प्लांट्स, तो वो किसने दिया स्टेटमेंट? तो आप यार सोचिए, स्लेटन तो था बॉटनिस्ट, तो उसने दिया होगा, नहीं स्वान ने दिया ये, कि जो सेल होती है ना, जो सेल वॉल की प्रेजेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट सेल का। और इसी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, और इसी बेसिस पे बता दिया भाई कि जो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, किसी कंपोज सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब स्लेटन और स्वान दोनों मिल गए और उन्होंने क्या बनाई? सेल थ्योरी। दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells are formed। अब यार कुछ मरनाथ ने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी तो थोड़ा ड्रॉबैक भी आता है यार, तो इतना नहीं बताया भाई नई सेल कैसे बनती है। तो आगे और आए अपने रुडोल्फ विर्चोव सर, इन्होंने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्स डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स। तो भाई साहब देखो रुडोल्फ विर्चोव ने देखो क्या बताया है, इन्होंने बताया सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखना इसको, ओमनी सेलुला ई सेलुला। He modified the hypothesis of Slater and so on to give the cell theory a final shape. The cell theory understood today is all living organisms are produced of cells and their products, जो कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया all cells arise from pre-existing cells। तो भाई साहब इसमें क्या चीज़ नहीं बता दी, ये तो इसका स्टेटमेंट बता दिया स्लीडर और स्वाब का, कि एनिमल्स और प्लांट सेल किसके कंपोज होते, सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। और इसने बता दिया ओमनी सेलुलर ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री-एक्जिस्टिंग सेल। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब एक ओवरव्यू लेते हैं सेल का। अब यार चलो मैं पूरा पढ़ देता हूँ। देखो ये ऊपर वाले में कोई काम की चीज़ तो नहीं, फिर बता, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ऑनियन पील और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप दिला तो सही यार पहले। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ऑनियन सेल विच इज ए टाइपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। The cells of human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। हर एक सेल के अंदर एक डेंस, कोई भी सेल होती है तो उसके अंदर यार एक डेंसली बाउंड न्यूक्लियस होता है, कोई मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं यार? न्यूक्लियस बोलते हैं। और तो क्या बोलते हैं यार? यार क्या है यार, क्या है यार, 500 क्या बता रहा है, फिर भी यार ध्यान देना यार।
This nucleus contains the chromosome which in turn contains the genetic material. और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या क्या कंटेंट करता है? क्रोमोजोम्स करता है, जो क्या फिर आगे क्या बनाते हैं? जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन से होते हैं? डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। तो ये कौन सा बनाता है? मेनली डीएनए। सेल्स दैट हैव membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack membrane bound nucleus are called। तो यार जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। सॉरी ये जो होता है यूकैरियोटिक। और जिनके पास यार न्यूक्लियस की कमी होती है ना यार, उनको यार ये नहीं होता, उनको यार प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कौन से हुए? जिनके पास न्यूक्लियस की कमी है, न्यूक्लियस है ही नहीं मेम्ब्रेन बाउंड। और यूकैरियोटिक जो है भाई न्यूक्लियस है भाई मेम्ब्रेन बाउंड। In both prokaryotic and eukaryotic and cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सबके पास साइटोप्लाज्म तो होगा भाई। तो यार क्या बोल रहा है? एक कौन सा, वो भी कैसा होना चाहिए भाई? वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो यार मैं वापस दोहरा देता हूँ यार कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, पहली बात प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक के पास होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सबके पास साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और ये वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई करता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ये जो साइटोप्लाज्म यार सबको पता है यार, ये मेन एरेना होता है, इसके बिना कुछ काम होता ही नहीं। बस बस पता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन occur in it to keep the cell in living state। इसके अंदर बहुत सी कि भाई सेल को लिविंग रखने के लिए इसके अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती है। बस वही बात बता रहे। बिसाइड्स द न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स, जैसे ये ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो यार देखो यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन उसके पास एक कुछ अदर स्ट्रक्चर्स होती है जिनको अपन ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, वैक्यूल्स हो गया। बट प्रोकैरियोटिक लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यार ये तो यार भेदभाव है, ना तो इसको न्यूक्लियस दिया ना ही इसे यार ये ऑर्गेनल्स दिए, और सब कुछ यार यूकैरियोटिक को दे दिया। पर यार ये प्रिमिटिव है तो यार तब दिया है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम्स भाई मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जो सब में पाया जाता है, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। यार ये तो सही है यार कि राइबोसोम्स तो सबके पास होते हैं, यूकैरियोटिक भी देख लो चाहे प्रोकैरियोटिक भी देख लो। वो कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, प्रेजेंट बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। Within the cells, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। तो भाई यार ये इन दोनों में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें? रफ ईआर में। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, और ये भाई सेल डिवीजन में हेल्प करता है, अपनी सहायता देता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। For example, mycoplasm, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The longest, largest isolated single cell is the Ogonostrix among multicellular organisms. Human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. This may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like,
और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल्स में वेराई विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो मैं आपको एक इनका और ही बता देता हूँ। जैसे माइकोप्लाज्मा है, उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 0.3 mm माइक्रोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया होता है, उसकी जो साइज होती है वो होती है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। और आरबीसी की जो साइज होती है वो होती है 7 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर वाले याद कर लिए सारे। माइक्रो की होती है 0.3, बैक्टीरिया की होती है 3 से लेकर 5, आरबीसी की होती है 7 माइक्रोमीटर, याद रखना लेकिन। और अब देखते हैं लार्जेस्ट सेल कौन सी है। लार्जेस्ट बात कर रहा हूँ लंबाई में, ऑस्ट्रिक्स का अंडा, ऑस्ट्रिक्स एग। और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो देखो, लार्जेस्ट तो सेल है ऑस्ट्रिक्स का एग है, और जो लॉन्गेस्ट जो सेल है वो बताऊंगे आपको कौन सी है। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। और देखो इनकी यार शेप वेराई कर सकती है, जैसे डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलोमनल होती है, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, और इरेगुलर भी हो सकती है। द शेप ऑफ द सेल वेराई विद देयर फंक्शंस दे परफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, इनके सेल की जो शेप वेराई कर रही है उनके फंक्शन के हिसाब से। देखो इसके अंदर बाइकॉनकेव है, इसके अंदर अलग है, इसके अंदर लॉन्ग एंड नैरो है, इसके अंदर ब्रांच्ड है, इसके अंदर ओवल है, इसके अंदर इलॉन्गेटेड है। तो यार ये वेराई कर सकती है। तो यार आज के लिए इतना ही है, और वीडियो को जल्दी से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द